नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर आप सबों के सामने एक जानदार शानदार लेक्चर के साथ आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा सुनने में थोड़ा डरावना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहते हैं। साइलेंट थीफ ऑफ साइट क्यों? क्योंकि ये चुपचाप हमारी आंखों में आती है और हमारी रोशनी चुरा के चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हम जिस तरह से भी आपको कह रहे हैं, हो सकता है आपको डर हो जाए, डर लगे कि ये है क्या? पर सही मायने में डरने की बात है और नहीं भी है। क्योंकि हमने कहा कि ये चुपचाप आती है और चुपचाप चली जाती है, लेकिन ये जाती नहीं है, इसे भगाना पड़ता है। और ये हमारे आँखों में जो नुकसान कर चुकी है, वो फिर वापस नहीं आता। मीन्स कि हमने कहा जो ये साइलेंट थिप है, यानी कि ये हमारी आँखों में आई, हमारी रोशनी चुराई, ठीक है? और वहीं रह गई जब तक हम दवा नहीं चलाते। मीन्स कि देखिए, अब इसे हम लेक्चर के व्यू से समझाते हैं कि ग्लूकोमा एक आई डिजीज़ है, ठीक है? जो कि आँखों के प्रेशर के बढ़ने से या आँखों का प्रेशर अगर नहीं भी बढ़े तो ऑप्टिक नर्व यानी आँखों के नसों के डैमेज होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है? जब हमारे आँखों का इंट्राओकुलर प्रेशर, आई प्रेशर बढ़ती है, तो वो आँख के अंदर प्रेशर बनाती है। ये प्रेशर हमारे ऑप्टिक नर्व पे भी लगती है और ऑप्टिक नर्व पे लगकर उसे डैमेज करना शुरू कर देती है। अभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे, ठीक है? नमस्कार, तो मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं कि दीपक कुमार है, ठीक है? और मैं इस लेक्चर में आप सबों का स्वागत करता हूँ। ग्लूकोमा के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं। मीन्स ग्लूकोमा शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाता है। इसमें पेशेंट को लगता ही नहीं है कि उसे ग्लूकोमा हुआ है, ठीक है? जब धीरे-धीरे वो इंटरमीडिएट स्टेज में आती हैं, तो उनका पेरिफेरल विज़न लॉस होता है, ठीक है? और वो पेरिफेरल विज़न धीरे-धीरे सेंट्रल विज़न की ओर आती है। उस इंटरमीडिएट टाइम में पेशेंट को आँखों में दर्द हो सकता है, लालिमा आ सकती है, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में ये हमें नहीं बता पाता कि हमें ग्लूकोमा है या नहीं है। इसीलिए आँखों की आप लोग जितने भी ओल्ड एज वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोमा ज़रूरी नहीं कि केवल ओल्ड एज में हो, ये अर्ली स्टेज से ओल्ड स्टेज तक जाती है, ठीक है? तो जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, वो अर्ली चेकअप अपने आँखों का करवाएँ, ठीक है? अपने पर्दे का, अपने एंटीरियर चैम्बर का, हर चीज़ का रूटीन चेकअप करवाएँ, ताकि कोई दिक्कत हो, फाइंडिंग हो, तो वो पता चल सके। देखिए, ग्लूकोमा जो है उसका इलाज क्या है, इसकी चर्चा मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि पहले हम लोग ग्लूकोमा को समझ लेते हैं। अगर आप लोग ग्लूकोमा को समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोमा का इलाज क्या होना चाहिए। बट हाँ, ये मैं कह दे रहा हूँ अभी कि ग्लूकोमा एक आँखों का प्रेशर है जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो आप ही सोचिए, अगर हमारा आँख का नस डैमेज हो गया है, तो हम उस नस को दोबारा ठीक नहीं कर सकते, और जो अगर हम उस नस को दोबारा ठीक नहीं कर पाएँगे, तो हमारा रोशनी भी वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे समझिए कि आँखों की जो रोशनी चली गई है ग्लूकोमा की वजह से, वो वापस नहीं आ सकती। हाँ, हम आँखों के प्रेशर को कंट्रोल करके ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हमारी आँखों में सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है? हमने बताया है आपको कि जो हमारे कॉर्निया है, आउटर लेयर में कॉर्निया, उसके बाद स्क्लेरा आता है, और आई बॉल के पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में स्क्लेरा के नीचे कोराइड होता है। यही कोराइड आगे चलकर जो है सिलियरी बॉडी बनाती है, ठीक है? सिलियरी बॉडी फर्दर एंटीरियरली डेवलप करके आइरिस बनाती है, ठीक है? सिलियरी बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक पार्स प्लाना, एक पार्स प्लिकाटा। पार्स प्लाना वो जगह है जो प्लेन होता है, ठीक है? और पार्स प्लिकाटा वो स्पेस है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसमें हमारा एक्वोशूमर का फॉर्मेशन होता है। उसमें जो है नर्व फाइबर्स होती है, ठीक है? सिलियरी बॉडी में जहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहाँ सिलियरी एपिथेलियम होती है और स्ट्रोमा होता है। सिलियरी एपिथेलियम और स्ट्रोमा मिलकर जो है सिलियरी प्रोसेस बनाती है, और इस सिलियरी प्रोसेस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस फिल्ट्रेशन, ब्लड से फिल्टर होकर
चीज़ें बाहर आती हैं। सबसे पहले जो है हमारा जो एंडोथेलियम लेयर होता है उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होती है जो कि डिहाइड्रेशन यानी वाटर के ऑस्मोसिस प्रोसेस को बैलेंस करती है। तो उस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू जो है वाटर सिलेरी प्रोसेस से एंटीरियर चैम्बर में, क्या इंटीरियर चैम्बर में, मैंने क्या कहा आपको कि सिलेरी बॉडी फर्दर आगे डेवलप करके आइरिस बनाती है, तो आइरिस के पीछे होगा ना ये, तो ये पोस्टीरियर चैम्बर होगा। तो पोस्टीरियर चैम्बर में वाटर आती है। ठीक है, अब एटीपेज सोडियम एटीपेज पंप जो है वो सोडियम आयन को एंटीरियर चैम्बर में भेजती है। अब सोडियम आयन चूंकि प्लस आयन होता है यानी प्लस होता है तो वो निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करती है, तो क्लोराइड आयन जो है अट्रैक्ट होकर वो भी पोस्टीरियर चैम्बर में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर H2O जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू वो भी आ जाती है और ये सारे मिलकर एक्वस ह्यूमर बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके ड्रेनेज सिस्टम को समझा रहे हैं। ये ड्रेन करती है कि इसमें तो हमारा जो स्लिम्स कैनाल यानी एंगल कहिए सीधा सीधी एंगल, जिसमें कि हमारा ग्लूकोमा का टाइप भी है, एक ओपन एंगल क्लोजर एंगल। ठीक है, तो वो एंगल जो है वो इरिडोसिलियरी एंगल है, मीन्स या उसको इरिडो कॉर्नियल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रोड्यूस होकर सिलेरी बॉडी से निकलती है, सिलेरी प्रोसेस से निकलती है और पोस्टीरियर चैम्बर होते हुए पुपिल के रास्ते एंटीरियर चैम्बर में आती है और एंटीरियर चैम्बर में आकर ये जो इरिडोस सिलेरी कैनाल है या स्लिम्स कैनाल है, स्लिम्स कैनाल के अंदर ट्रेबकुलर मेसवर्क होता है, उसके थ्रू क्या हो जाती है, वो ड्रेन्ड आउट हो जाती है। ठीक है, इसका एक एडिशनल पाथवे भी है जिसको यूवियो स्क्लेरल पाथवे कहते हैं, यानी कि वहाँ का स्लिम्स कैनाल के पास का जो सिलेरी प्रोसेस है उससे वो उस रास्ते से होते हुए जाती है और स्क्लेरा के थ्रू एपिस्क्लेरल एरिया में जाती है और वहाँ पे वो ड्रेन हो जाती है। तो ये दो पाथवे हैं। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, इसको डिटेल में देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप बस प्रोसेस समझ लीजिए, मैंने जैसा बताया कि आप समझ ही गए होंगे। अब मैं इसमें आपको ग्लूकोमा समझा रहे हैं। ग्लूकोमा जो होता है हमारा वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक कंजेनेटल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऑप्टिक डिस्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे समझिए हम लोग जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम एक कप और प्लेट, कप में चाय रखते हैं, प्लेट में कप को रखते हैं और बिस्किट रखते हैं। ठीक है, बिस्कुट को चलिए अभी हम साइड कर देते हैं, नहीं तो फिर भूख लग जाएगा तो खाने का मन हो जाएगा। ठीक है, और खाने का मन हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो चलिए बिस्कुट साइड करते हैं, एक प्लेट है, प्लेट में कप है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो हम ऐसे प्लेट पकड़ के मेहमान को दिए, तो प्लेट को आप लोग समझ जाइए कि ऑप्टिक डिस्क, हम लोग प्लेट को डिस्क भी बोलते हैं, तो प्लेट को आप लोग डिस्क समझिए और इस प्लेट के ऊपर हमने कप रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कप समझिए ऑप्टिक नर्व में भी, यानी कि हमारा जो रेटिना का नर्व फाइबर्स सारा आता है एक जगह कलेक्ट होता है, तो जिस जगह वो कलेक्ट होता है, ठीक है, उसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। डिस्क में भी जिस जगह से वो नर्व पास करती है उसको हम लोग ऐसे करके समझिए, जितना एरिया में वो नर्व पास किया। ठीक है, नर्व में क्या, देखिए ऑप्टिक डिस्क में क्या है, नर्व फाइबर है, ऑप्टिक डिस्क में नर्व फाइबर है, पूरा नर्व फाइबर है। लेकिन ऑप्टिक कप में क्या है, ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स। ठीक है, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं कि हम कप मतलब करें कि वो ब्लड वेसल्स पास करें, नहीं, पास तो ऑप्टिक कप जो है वो एरिया वहाँ से ऑप्टिक नर्व ही करेगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं ना कि एक एरिया जैसे जहाँ पे देखिए हमने एक ऑप्टिक डिस्क को येलो स्पॉट भी कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोन सेल्स नहीं होता है। तो ऐसे समझिए कि जहाँ कोन सेल्स नहीं है, ठीक है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन जाना है वो ऑप्टिक डिस्क है, और ऑप्टिक डिस्क का वो एरिया जो कि ऑप्टिक कप जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ से केवल नर्व फाइबर जाएगा, ठीक है, जहाँ से केवल नर्व फाइबर जाएगा वो ऑप्टिक कप वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोमा में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है यानी प्रेशर, अब देखिए किसी चीज़ को हम प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगा, चपटा हो जाएगा, चपटा होगा ना, तो वो प्रेशर लगा देती है, तो इस वजह से क्या होता है, वो कप जो है वो चपटा हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा एरिया लेके इन्फॉर्मेशन ले जाता है। ठीक है, ज़्यादा एरिया छेक लेता है, तो उसी को बोलते हैं कपिंग। कप यानी ये, और कप जब फैल के इसे बड़ा हो गया, देखिए कप जो है फैल के इसे बड़ा हो गया तो उसको बोलते हैं कपिंग। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कपिंग, यानी कि ग्लूकोमा वाली कंडीशन में कपिंग हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा के बारे में। चाइल्ड में जो ग्लूकोमा होता है उसको हम लोग प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं, जिसमें कि एनाटॉमी ऑफ
एंटीरियर चैम्बर होता है, यानी एंटीरियर चैम्बर का एनाटॉमी यानी एबनॉर्मल एनॉमली जब यूज होता है तो उसको एबनॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर चैम्बर एबनॉर्मल होता है। ट्रेविकुलर मेसवर्क जो है वो डेवलप्ड सही से नहीं होता है, नॉट वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है, इस वजह से ड्रेनेज नहीं हो पाता है एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। कंजेनेटल जो है वो पेरेंटल हो सकता है, यानी कि अपने माता पिता से आ सकता है, जिसमें कि कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एक होता है MYOC जीन होते हैं। मैं बाकी पीपीटी ये डाल दूंगा, इधर देख लीजिएगा। 3-4 जीन्स एसोसिएट होते हैं जो कि पेरेंट से आते हैं और हमें कंजेनेटल ग्लूकोमा हमें होता है, ठीक है। ट्राइड कंडीशन देखने को मिलता है जिसमें कि लेक्राइमेशन, फोटोफोबिया और ब्लेफरोप्लाज्म, यानी कि लेक्राइमेशन ज़्यादा पानी आएगा, फोटोफोबिया धूप में देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। और फेरोस्पाज्म, ब्लेफेरोस्पाज्म क्या होगा, आईलिड को खुलने में दिक्कत होगा। ब्लेफेरोस्पाज्म मतलब आईलिड क्या होगा, प्रॉपरली खुल नहीं पाएगा, ठीक है। इन तीनों सिम्टम को कंबाइन करके हम लोग ट्राइड बोलते हैं। तो प्राइमरी कंजेनिटल ग्लूकोमा में ये ट्राइड जो है बहुत देखने को मिलता है। कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये क्या करती है, डिहाइड्रेशन करती है, जिससे कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी बना रहता है। तो एबनॉर्मल है एंटीरियर चैम्बर बच्चों में, तो इस वजह से ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है ये फेल हो जाता है। तो इसके फेल होने से क्या होती है, डिहाइड्रेशन सही से नहीं हो पाता है और कॉर्निया में जो एक्वस ह्यूमर का पानी है वो भर जाता है, जिससे कॉर्नियल इडिमा हो सकती है, जिससे कॉर्निया का ट्रांसपेरेंसी भी ब्लॉक हो सकती है, जिससे सेंट्रल विजन लॉस हो सकता है। अब देखिए कंजेनिटल ग्लूकोमा में हेब्स स्ट्राई भी देखने को मिलती है। अब ये हेब्स स्ट्राई क्या है, जब बच्चों में क्या होता है, लार्ज आई बॉल होता है, जिस वजह से इस ये स्ट्रेच करके रखती है, ठीक है। आई बॉल अगर लार्ज होगा तो वो स्ट्रेच करेंगे, तो जब स्ट्रेच करेंगे तो कॉर्निया पे वाइट वाइट रेसे जैसा स्क्रेच जैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो खिंचाव से उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग हैब्स स्ट्राइक कहते हैं। अब ये जो खिंचाव है ये हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर भी जो है ये बहुत हाई होता है, 40 से 70 mHg तक जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका केवल और केवल सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या होता है ट्रेबिकुलेक्टोमी और ट्रेबिक्यूलोटोमी। ट्रेबिकुलेक्टोमी में क्या होता है, ट्रेविकुलर मेसवर्क को रिमूव किया जाता है, और ट्रेबिकुलोक्टोमी में यानी ओटोमी जब आएगा तो ओटोमी का मतलब ओ आ गया ना, ओपनिंग, ओ मतलब ओपनिंग, तो मल्टीपल ओपनिंग करके ड्रेनेज किया जाता है। एंगल क्लोजर की बात करेंगे तो एंगल क्लोजर जो है वो एडल्ट में होगा। तो ये है कि जब देखिए हमारा किसी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में होता है। इमरजेंसी कंडीशन कैसे, मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे थे और ये बॉल आया और डायरेक्ट मेरे आंख पे पड़ा, ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा की कंडीशन में तो ये इमरजेंसी कंडीशन हो गया। तो ट्रॉमा की कंडीशन में कभी कभी क्या होती है, हमारा आयरिस जो है वो यानी पुपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि डिसलोकेट हो जाता है, ये भी कह सकते हैं, या सीधा सीधी समझिए किसी भी कारणों से अगर हमारा प्यूपिल डायलेट हो गया, और ये देखिए अगर हमारा ये मान लीजिए इसको पुपिल, ये पुपिल है, तो ये और यहाँ पे ये कॉर्निया, देखिए ये हमारा आइरिस है, ये कॉर्निया है, और यहाँ एंगल है, तो अगर ये आइरिस ऐसे करके चिपक जाए इससे, एडिशन भी हो सकता है, ट्रॉमा वाले कंडीशन में हो सकता है वो एडिशन कर दे, या हो सकता है कि वो टेम्पोरली ऐसे सटे, तो ये सट के क्या करेगा, ट्रेवकुलर मेसवर्क को क्लोज कर देगा। इसका एक कारण ये है। ये भी हो सकता है कि अगर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए, समझिए ये ऐसे है, ये आइरिस है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाए और ये जो आइरिस है ये ऐसे होके लेंस पे चिपक जाए, ठीक है, लेंस पे चिपक जाए, तो ये लेंस पे चिपकेगा तो एक्वस ह्यूमर का फ्लो जो है यहाँ तक तो आएगी लेकिन इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करेगी, प्रेशर इस तरह से बनाएगी और ओपनिंग, ये जो ट्रेवकुलर मेसवर्क है इसको सटा लेगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। यानी कि किसी भी तरह से अगर इस एंगल को हम क्लोज कर दे, इस एंगल को क्लोज कर दे, तो ये हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, आईओपी इंक्रीज होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा,
ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करना है। कंस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मायोटिक ड्रग। कौन सा है मायोटिक ड्रग? ऐसे ड्रग जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करे। अब देखिए, अगर ये ऐसे चिपका हुआ है, डायलेट है, अगर हम इसको इस तरह से कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? एंगल खुल जाएगा। ये एंगल क्या होगा? खुल जाएगा। तो जब इसको हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो एंगल खुलेगा। तो इस तरह और एंगल खुलेगा तो ड्रेनेज हो जाएगा। यानी कि अब देखिए, एंगल मायोटिक ड्रग कौन सा? हमारा पिलोकार्पिन है। तो अगर हम पिलोकार्पिन डालें तो ठीक हो जाएगा। पेशेंट आया, उसको पिलोकार्पिन डायरेक्ट डालने लगिएगा, पहले उसका प्रेशर देखिए। इस कंडीशन में अक्सर प्रेशर अक्सर जो है 60-70 से ऊपर होता है। तो हम मेनिटॉल चढ़ा के प्रेशर को लो करेंगे, प्रेशर लो करेंगे, उसके बाद पिलोकार्पिन डालेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा का। देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट ले रहे हैं इसको। हम जब अच्छे से पीपीटी में खुद से हाथ से पढ़ाएंगे ना तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम आपको ओवरव्यू दे दे रहे हैं ताकि आप समझे कि ये साइलेंट थिप कैसे है। ठीक है। तो ओपन एंगल ये अब ऐसे क्लोज है। अब देखिए ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल में क्या है दिक्कत है भाई? ओपन भी है, ओपनिंग चल जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा। दिक्कत क्या है ओपन एंगल में? एंगल भी ओपन है। तो जाओ ना भाई, एक को सिमर भागिए भागिए, ड्रेन होइए, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखिए, ट्रेविकुलर मेसवर्क क्या होता है पता है आपको? जैसे स्लेम्स कैनाल है, स्लेम्स कैनाल है, तो कैनाल मतलब पाइप हो गया। तो हम ट्रेविकुलर मेसवर्क किसको कह रहे हैं? इस पाइप में अब समझिए, जैसे कि पानी का पाइप होता है ना, तो उसके ऊपर जो बेसिन देखिए, बेसिन में हम क्या करते हैं, जहाँ से वो ड्रेन होता है उसके ऊपर छन्ना लगाते हैं। तो उसी तरह स्लेम्स कैनाल में जो छन्ना है, छन्ना उसको हम लोग ट्रेविकुलर मेसवर्क कहते हैं। तो हो सकता है कि उस छन्ना में गड़बड़ी हो जाए, छन्ना का जो रेसा है वो बड़ा बड़ा हो जाए, कवर बंद कर दे। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपन एंगल। ओपन एंगल तो है लेकिन ट्रेविकुलर मेसवर्क क्या है? क्लोज हो गया है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग ट्रेविकुलेक्टोमी करेंगे, ट्रेविकुलर मेसवर्क को रिमूव करेंगे। ठीक है। चलिए हम थोड़ा वैरायटी देखते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा का। इसमें दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है जो ऑकुलर हाइपरटेंशन, ऑकुलर हाइपरटेंशन यानी कि आईओपी बढ़ जाना। एक होता है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, यानी कि उसमें आईओपी नहीं बढ़ता है। तो होता क्या है, उसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। यानी कि समझिए कि अगर कोई पेशेंट है जिसको ग्लूकोमा था, ठीक है, प्रेशर हाई था, हम उसको उनका प्रेशर मेंटेन में ले आए, लेकिन प्रेशर बढ़ने से जो उनका ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ था वो तो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझिए नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है, अभी भी प्रेशर भले लो है लेकिन उनका डैमेज हुआ है, पेरिफेरल विजन उसका गया होगा, तो वो हमारा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होगा। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोमा कैसे आया। बिना सिम्टम के आया, प्रेशर बढ़ाया, ऑप्टिक नर्व डैमेज किया और हमारा विजन लेके चला गया। ठीक है। इसलिए इसको हमने साइलेंट थिप कहा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।